हेलो दोस्तों, मैं विकास अग्रवाल आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वेक्टर की सेकंड क्लास। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास में। स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे? इक्वल वेक्टर से। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर तुम बताओ। अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, अगर दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनका क्या सेम होगा? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। बिल्कुल सही। वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो, डायरेक्शन भी क्या हो, सेम। अच्छा, मैं आप लोग से एक चीज कहना चाहता हूं। जब भी मैं कुछ आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा तो आप लोग को जवाब देना है, और ये सोच के जवाब देना है आप लोग को कि आप क्लासरूम में बैठे हुए हो। ये भूल जाओ कि आप रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो। आप ऐसा फील करो कि आप क्लासरूम में बैठे हो, और जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं आप उसका जवाब दो। भले आपका आंसर कोई सुन ना रहा हो, आपका जवाब कोई सुन नहीं रहा हो, लेकिन आप जवाब देंगे। तभी आपको मजा आएगा, तभी आपको टॉपिक का फील आएगा, और हम लोग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, तो कुछ भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको उसको जवाब देना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था इक्वल वेक्टर्स की। तो जैसे कि अगर दो वेक्टर इक्वल हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी कि वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। अगर दो वेक्टर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम, और उनका डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम। डायरेक्शन सेम। दो वेक्टर का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब कि उन दोनों का यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम। ए कैप इक्वल टू बी कैप। डायरेक्शन सेम होने का मतलब कि उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम। तो बताओ, अगर ये इक्वल वेक्टर है तो बताओ यहां पर अगर वेक्टर ए राइट है तो वेक्टर बी किधर होगा? अगर वेक्टर ए राइट है तो वेक्टर बी किधर होगा? बिल्कुल, डायरेक्शन सेम है तो वेक्टर बी भी किधर होगा? राइट। किसकी लेंथ ज्यादा होगी, ए की बी की? बिल्कुल। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, तो लेंथ क्या होगी? सेम। जो लेंथ ए की होगी वही लेंथ किसकी होगी? बी की। तो ए की लेंथ और बी की लेंथ क्या होगी? सेम, और डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम। तो ऐसे वेक्टर्स कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। अच्छा, आप लोग को प्रॉपरली नोट्स बनाना है तो आप लोग वीडियो को रोक के, वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, जब भी जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला इक्वल वेक्टर, वीडियो को रोकें, नोट्स बनाएं, फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ इक्वल वेक्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बढ़ें, ये देखो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देगा? नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि दो वेक्टर अगर सेम है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा? सेम, और डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम। जैसे यहाँ पर अगर ए इक्वल टू बी है तो ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस आ जाए तो माइनस का आने से किस में फर्क पड़ेगा? बदलाव किस में होगा? चेंज किस में आएगा? माइनस। जब माइनस नहीं था तो मैग्नीट्यूड भी क्या था? सेम। डायरेक्शन भी क्या था? सेम। अब माइनस आ गया तो माइनस के आने से किस पे फर्क पड़ेगा? बोलो तुम, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में? बोलो। बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग। माइनस के आने से मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस के आने से डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं पहली क्लास में कि वेक्टर में माइनस के आने से डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट। मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ या अभी भी माइनस आ गया, उसके बावजूद भी ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। हाँ, लेकिन ए का डायरेक्शन और बी का डायरेक्शन आपस में क्या होगा? अपोजिट। ए कैप मतलब ए का डायरेक्शन, माइनस का मतलब अपोजिट, और बी कैप का मतलब बी का डायरेक्शन। तो इसका, इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि ए का डायरेक्शन अपोजिट होगा किसके? बी के डायरेक्शन के। तो बताओ, अगर वेक्टर ए यहाँ पे राइट है तो वेक्टर बी किधर होगा? वेक्टर ए राइट है तो वेक्टर बी, बिल्कुल सही सोच रहे हो, वेक्टर बी किधर होगा? लेफ्ट। किसकी लेंथ ज्यादा होगी? ए की बी की? बिल्कुल। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, तो दोनों की लेंथ क्या होगी? सेम। ए की लेंथ और बी की लेंथ क्या होगी? सेम। तो ऐसे वेक्टर्स कहलाएंगे नेगेटिव वेक्टर्स। बिल्कुल, नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, वीडियो को रोक के आपको नोट्स बनाना है। आगे बढ़ता हूं मैं। हाँ, मैं फिर से ही बोल रहा हूं, फिर से वही मैं बात बोल रहा हूं कि अगर वेक्टर बी, ए और बी सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और उनका डायरेक्शन भी सेम होगा। मतलब कि उनका जो यूनिट वेक्टर है वो क्या होगा? सेम। डायरेक्शन भी सेम होगा, उनका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा? डायरेक्शन सेम है तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम। अब बताओ, अगर यहां पे मैं 2 ले आऊं, 2 यहां पे 2 आ जाए तो 2 के आने से किस में बदलाव आएगा? 2 के आने से किस में बदलाव आएगा? मैग्नीट्यूड में कि डायरेक्शन में? जब 2 नहीं था तो मैग्नीट्यूड भी सेम था, डायरेक्शन भी सेम था। अब 2 आ गया तो 2 के आने से किस में बदलाव आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैग्नीट्यूड में। 2 के आने से ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल। बिल्कुल, डबल क्या होगा? मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। बिल्कुल सही, डबल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। क्या डायरेक्शन डबल हो सकता है क्या? अच्छा, नॉर्थ डबल होकर साउथ हो जाएगा? ईस्ट को मैं डबल कर दूंगा तो क्या वेस्ट हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, डायरेक्शन डबल नहीं हो सकता। डबल क्या होगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड डबल होगा, डायरेक्शन तो अभी भी क्या होगा? सेम। पहले भी सेम था,
जब 2 नहीं था तो भी डायरेक्शन सेम था, 2 आ गया तो भी डायरेक्शन क्या होगा, सेम। और डायरेक्शन सेम होगा मतलब कि ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर आपस में क्या होगा, सेम। अभी भी यहाँ पे ए कैप इक्वल टू क्या होगा, बी कैप। तो बताओ अगर यहाँ पे वेक्टर ए राइट है तो वेक्टर बी किधर होगा, बोलो बोलो। अगर वेक्टर ए राइट है तो वेक्टर बी किधर होगा, राइट होगा। हाँ हाँ सही सोच लो, वेक्टर बी किधर होगा, राइट। और ए की लेंथ बी की लेंथ की क्या होगी, डबल। मैग्नीट्यूड डबल है तो लेंथ भी क्या होगी, डबल। तो ए की लंबाई बी की लंबाई की क्या होगी, डबल। तो यहां पे तुम देखो कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, सेम डायरेक्शन में है। और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं पैरेलल वेक्टर्स। तो इसकी जो हेडिंग है वो क्या हेडिंग है, पैरेलल वेक्टर। कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल, डायरेक्शन सेम, पैरेलल वेक्टर है। हाँ तो जैसे मैंने बोला कि यहां पर 2 था तो यहां भी हमने क्या लिखा, 2। अगर यहां पे 3 हो तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3। अगर यहाँ 5 बिल्कुल तो यहाँ पे क्या होगा, 5। अगर यहाँ पे 1/3 है तो यहाँ भी कितना होगा, 1/3। और ऐसे ही अगर यहाँ पे m हो, m तो यहाँ भी कितना होगा, m। अगर वेक्टर a इक्वल्स टू m टाइम्स वेक्टर b है तो मैग्नीट्यूड तो m टाइम्स होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, सेम। और डायरेक्शन सेम का मतलब वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, अगर वेक्टर p इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर q हो, हमने ये सीखा कि अगर वेक्टर p इक्वल्स टू m इंटू वेक्टर q हो तो इसका मतलब अगर m कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्या पता m 1 हो, 1/2 हो, 2 हो, 3 कुछ भी हो, m एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो अगर वेक्टर p इक्वल्स टू m टाइम्स वेक्टर q है तो p और q क्या आपस में पैरेलल होंगे, बिल्कुल। अगर वेक्टर p और m टाइम्स वेक्टर p q है तो वेक्टर p और वेक्टर q का डायरेक्शन क्या होगा, सेम। दोनों आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो याद रखना, आगे से याद रखना ये बात को कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b आपस में पैरेलल हैं तो वेक्टर a इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, m टाइम्स वेक्टर b। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, इसको भी आप लोग को वीडियो को रोक के ये नोट्स कंप्लीट करना है। आगे बढ़ता हूं मैं, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन। वेक्टर a क्या है, 2i माइनस 4j प्लस 6k और वेक्टर b कितना है, 3i प्लस लैम्डा j प्लस 9k। इसको, इस सिंबल को हम लैम्डा कहते हैं, लैम्डा। अगर वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल हैं, पूछा है कि अगर तुम ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, अगर वेक्टर a वेक्टर b के पैरेलल है तो पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, हमें लैम्डा निकालना है। मैं आप लोगों को 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं, जल्दी सोचो, बताओ लैम्डा कितना होगा। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, जल्दी सोचो क्या होगा लैम्डा। ठीक है, सोच दो, तुम्हारा टाइम खत्म होता है। तो इसका आंसर मैं आप लोग को 2 मिनट के बाद बताऊंगा। उसके पहले मैं कुछ आपको पढ़ाना चाहता हूं, तो देखते हैं इसको हम लोग। यहां पे आ जाओ, आते हैं उस क्वेश्चन पे, आएंगे, परेशान मत हो, आएंगे उस क्वेश्चन पे। यहां पे आप देख सकते हो कि यहां पे आपको 2 वेक्टर दिखाई दे रहा होगा, वेक्टर a और वेक्टर b। वेक्टर a क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर b क्या है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। और यहाँ पे कह रहा है कि ये वेक्टर a और वेक्टर b अगर पैरेलल है, यहाँ पे वेक्टर a और वेक्टर b क्या हो, पैरेलल। तो देखते हैं कि क्या कंडीशन निकल के आती है, क्या एक्सप्रेशन निकल के आता है, ये देखने जा रहे हैं कि अगर ये वेक्टर a और वेक्टर b आपस में पैरेलल है तो क्या लिखा है, इफ वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b। अगर वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल हैं तो वेक्टर a इक्वल्स टू क्या होगा, m टाइम्स वेक्टर b। अभी ऊपर पढ़ा कि अगर वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल है तो वेक्टर a इक्वल्स टू क्या होगा, m टाइम्स वेक्टर b। तो ये देखो, ये वेक्टर a था, तो इस वेक्टर a की जगह मैंने क्या लिख दिया, a1i प्लस a2j प्लस a3k, ये लिख दिया मैंने। और ये कौन है, वेक्टर b। तो इस वेक्टर b की जगह मैंने क्या लिख दिया, b1i प्लस b2j प्लस b3k। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेक्टर a इक्वल्स टू क्या है, m टाइम्स वेक्टर b। वेक्टर a इक्वल्स टू यहाँ पे देख सकते हो m टाइम्स वेक्टर b है। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट का आई कैप और राइट का आई कैप इक्वल होगा, मतलब लेफ्ट में जितना आई कैप में है राइट में भी उतना ही आई कैप में होगा। लेफ्ट का जे कैप और राइट के जे कैप की वैल्यू क्या होगी, सेम। लेफ्ट में जितना के कैप में होगा राइट में भी उतना ही के कैप में होगा। ठीक है, अभी तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी। तुम बताओ लेफ्ट में आई कैप में कितना है, लेफ्ट में आई कैप में कितना है, a1, बिल्कुल सही, a1। राइट में आई कैप में कितना है, राइट में आई कैप में कितना है, अरे बेवकूफों, b1 नहीं है, आंख निकाल के देखो, ध्यान से देखो इसको ठीक से। राइट में आई कैप में क्या b1 है क्या, कितना है, बिल्कुल सही, राइट में आई कैप में कितना है, mb1। अरे m भी तो है राइट हैंड साइड में, m भी तो है। तो राइट में आई कैप के साथ कितना है, mb1।
अब बताओ वैसे ही फटाफट, लेफ्ट में जे कैप में कितना है A2 और राइट में जे कैप में कितना है MB2। बिल्कुल सही सोचा इस बार आप लोगों ने। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा MB2। और ऐसे ही बिल्कुल सही, ऐसे ही लेफ्ट में के कैप में कितना है A3 और राइट में के कैप में कितना है MB3। बिल्कुल सही, A3 इक्वल टू कितना है MB3। तो हमने क्या सीखा? हमने तो यही सीखा ना कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल हैं, तो अगर तुम देखो यहाँ पर, तुम देखो कि अगर A1 B1 का m टाइम्स है तो A2 भी क्या है m टाइम्स और A3 भी क्या है m टाइम्स। तो इसको एक आप याद कर सकते हैं कि अगर ये वेक्टर A और वेक्टर B आपस में पैरेलल हैं, तो अगर A1 B1 का 5 टाइम्स है तो A2 भी B2 का क्या होगा 5 टाइम्स, A3 भी B3 क्या होगा 5 टाइम्स। अगर एक m टाइम्स है तो सबके सब क्या होंगे m टाइम्स। ये आपको याद होना चाहिए। इसको एक और तरीके से देख सकते हैं हम लोग। बताओ, इसको देख के बताओ A1 अपॉन B1 कितना है, जल्दी बताओ। A1 अपॉन B1 कितना है m। A2 अपॉन B2 कितना है, अगेन m है। A3 अपॉन B3 कितना है, बिल्कुल फिर से m है। तो इसका मतलब A1 अपॉन B1 भी कितना है m, A2 अपॉन B2 भी कितना है m और A3 अपॉन B3 भी कितना है m। और m क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। तो A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3 तीनों बराबर है, किसके बराबर है m के। और m एक क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू। अब ये अपने आप में एक फार्मूले की तरह हो गया। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको हमेशा के लिए याद कर लें। क्या याद करना है कि ये रहा वेक्टर A और ये रहा वेक्टर B। आपको ये याद करना है कि अगर वेक्टर A और वेक्टर B पैरेलल हैं तो x वाले का रेशियो, y वाले का रेशियो और z वाले का रेशियो इक्वल होगा। A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3 इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, m के। m मतलब कौन, एक पॉजिटिव क्वांटिटी। तो तीनों रेशियो इक्वल होंगे और रेशियो क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। बिल्कुल सही, क्या होगा, पॉजिटिव। याद रहना चाहिए आप लोग को ये, ठीक है। तो चलो, मैंने आप लोग से कहा, अच्छा इसको लिखना आप लोग को, वीडियो को रोक कर इसका क्लास नोट्स बनाना है आपको, ठीक है। जरूरी है, क्लास नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो चलो यहां पर देखो, मैंने कहा ये वापस वही क्वेश्चन आ गया। मैंने आप लोग से कहा था कि वापस इस क्वेश्चन पे आऊंगा। ये वही क्वेश्चन है पुराना वाला, जो वही पुराना क्वेश्चन है ये। वापस मैं इस क्वेश्चन पे आ गया। ये रहा वेक्टर A 2i माइनस 4j प्लस 6k, वेक्टर B 3i प्लस लैम्डा j प्लस 9k। A और B क्या है, पैरेलल। तो पूछा है कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, फटाफट सोचो लैम्डा कितना होगा, जल्दी सोचो। अब तो तुम कर ही सकते हो। A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन B3, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी सोचो, बिल्कुल सही आया आंसर। हाँ चलो मैं करता हूं, 2 अपॉन 3 बराबर होगा किसके, -4 अपॉन लैम्डा के। तो 2 लैम्डा इक्वल्स टू कितना हो गया, -12। 2 लैम्डा इक्वल्स टू -12, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -6। बहुत सही, 6 नहीं, आंसर 6 नहीं है, लैम्डा कितना आया, -6। लैम्डा की वैल्यू -6 हो गई। क्लियर हो गया आप लोग को, ठीक है, याद रखना है इसको। चलो अब बात करेंगे हम लोग किसकी, एक नई बात करेंगे, क्या, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, जब दो वेक्टर आपस में अपोजिट हो, अपोजिट, तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अब बात करेंगे हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर की। देखो इधर, इफ, जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में क्या देखा था कि अगर दो वेक्टर सेम हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम, और उनका डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन सेम होगा मतलब उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा, सेम। ये हमने स्टार्टिंग में देखा। अब तुम मेरी बात ये बताओ कि अगर यहां पे -2 हो, अगर यहां पर -2 हो, तो बताओ माइनस का रोल किस में होगा, डायरेक्शन में कि मैग्नीट्यूड में। 2 का रोल किस में होगा, मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में, जल्दी सोचो। माइनस का रोल किसमें, 2 का रोल किसमें, सही सोच रहे हो आप लोग। माइनस का रोल किसमें होगा, डायरेक्शन में, हाँ, और 2 का रोल किसमें होगा, मैग्नीट्यूड में। बहुत सही, तो 2 का रोल मैग्नीट्यूड में होगा, माइनस का रोल किसमें होगा, डायरेक्शन में। तो 2 के आने से मैग्नीट्यूड डबल हो गया और माइनस के आने से डायरेक्शन अपोजिट हो गया। बिल्कुल, तो बताओ अगर यहां पे वेक्टर ए राइट है तो वेक्टर बी किधर होगा, किधर होगा, लेफ्ट। वेक्टर ए राइट है तो वेक्टर बी किधर होगा, लेफ्ट। और अगर यहां पे ऐसा है, ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड डबल है, तो ए की लंबाई बी के लंबाई की क्या होगी, डबल।
ए की लेंथ बी की लेंथ की क्या होगी, डबल। ये हो गया। वही बात, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ कितना होगा 3, वहाँ 4 तो यहाँ 4। अगर यहाँ पर मैं माइनस एम कह दूँ, अगर मैं यहाँ पर माइनस एम कह दूँ तो यहाँ कितना आएगा, माइनस तो यहाँ आ गया और एम यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। तो अगर वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस एम टाइम्स वेक्टर बी हो तो इसका मतलब ए और बी आपस में क्या होंगे, अपोजिट वेक्टर। अपोजिट कहें या एंटी पैरेलल कहें, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। जल्दी से इसको लिखें अपनी कॉपी पे, वीडियो को रोक के कॉपी पे लिखें। ठीक है, तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। ये था हमारा अपोजिट वेक्टर। यहां पे देखो वही पुरानी बात, ये रहा वेक्टर ए और वेक्टर बी। अगर ए अपोजिट है बी के, तो यहाँ पे देखो अगर ए और बी आपस में अपोजिट हैं, तो अभी जस्ट हमने ऊपर पढ़ा कि अगर ए और बी अपोजिट है तो वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एम टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर ए की जगह मैंने क्या लिख दिया, a1i प्लस a2j प्लस a3 के। वेक्टर बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, b1i प्लस b2j प्लस b3 के। और वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, अपोजिट, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एम टाइम्स वेक्टर बी। वेक्टर ए इक्वल्स टू होगा माइनस एम टाइम्स वेक्टर बी। अब वही पुरानी बात, आई कैप को आई कैप से कंपेयर करेंगे, जे कैप को जे कैप से, के कैप को के कैप से। लेफ्ट में आई कैप में कितना है, लेफ्ट में आई कैप में कितना है a1, और राइट में आई कैप में कितना है b1, नहीं mb1 नहीं, अरे माइनस mb1। माइनस को क्यों भूल जा रहे हो, माइनस भी तो है। माइनस को क्यों भूल जा रहे हो मेरे दोस्त, माइनस भी तो है। चलो एक मिनट पेशेंस रखो। हाँ, तो वेक्टर ए इक्वल्स टू यहाँ पर देख सकते हो इक्वल्स टू माइनस एम टाइम्स वेक्टर बी। आई कैप को आई कैप से कंपेयर किया तो ए वन इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एम बी वन। ए टू इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस एम बी टू। और ए थ्री इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस एम बी थ्री, माइनस एम बी थ्री। तो यहाँ पर ए वन अपॉन बी वन कितना हो गया, माइनस एम। ए टू अपॉन बी टू कितना हो गया, माइनस एम। ए थ्री अपॉन बी थ्री कितना हो गया, माइनस एम। ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू, ए थ्री अपॉन बी थ्री, ये सब के सब इक्वल है। और किसके इक्वल है, माइनस एम के। माइनस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, निगेटिव। ये आ गया। कब आया ये, जब वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, अपोजिट। तो बताओ, तो जल्दी बताओ, रेशियो कब इक्वल होगा, ये रेशियो कब इक्वल होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो कि अपोजिट हो। जल्दी बताओ, रेशियो इक्वल कब होगा, पैरेलल में कि अपोजिट में। अरे बेवकूफो, दोनों में। पैरेलल अभी हमने इसके पहले देखा था, पैरेलल में भी रेशियो क्या था, एक्स वाले का, वाई वाले का, जेड वाले का रेशियो क्या था, सेम। और अभी हमने देखा कि अपोजिट में भी रेशियो क्या है, सेम। तो दोनों में अगर रेशियो सेम है तो फिर डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है दोनों में, क्या डिफरेंस है, सोचो। हाँ, हमने ऊपर क्या देखा था, ऊपर पहले क्या देखा था कि अगर पैरेलल है तो रेशियो सेम होगा, लेकिन वो रेशियो कैसा होगा, पॉजिटिव। और अभी जस्ट जो हमने देखा कि अगर अपोजिट है तो भी रेशियो सेम होगा, लेकिन वो रेशियो पॉजिटिव नहीं, वो कैसा होगा, नेगेटिव। तो पैरेलल में भी रेशियो सेम होगा, अपोजिट में भी रेशियो सेम होगा। पैरेलल में रेशियो पॉजिटिव होगा और अपोजिट में रेशियो नेगेटिव होगा। ठीक है, याद रहना चाहिए सब। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आप लोग के लिए, ये सब कुछ आप लोग को याद होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं मैं, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। ये देखो, ये रहा वेक्टर ए 2i माइनस 4j प्लस 6 के, और वेक्टर बी क्या है, माइनस 4i प्लस 8j प्लस 12 के। जल्दी बताओ, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल है कि अपोजिट। मैं 10 सेकंड का मौका दे रहा हूं, आपको सोचना है पैरेलल है कि अपोजिट, सोचो। ठीक, नहीं ना ये पैरेलल है और ना ही ये अपोजिट है। तो x का रेशियो कितना है, 2 अपॉन माइनस 4, मतलब कितना, माइनस 1/2। y का रेशियो कितना, माइनस 4 अपॉन 8, ये भी कितना हो गया, माइनस 1/2। लेकिन z वाले का रेशियो कितना है, 6/12 प्लस 1/2। तो तुम देखो रेशियो इक्वल नहीं, रेशियो इक्वल किस में होता है, दोनों में, पैरेलल में भी और अपोजिट में भी। और यहाँ पे सबका रेशियो सेम नहीं है, कुछ माइनस 1/2, कुछ प्लस 1/2, रेशियो इक्वल नहीं। तो ना ही ये पैरेलल होंगे और ना ही ये अपोजिट।
समझ गए? तो इस क्वेश्चन का आंसर में इसमें ना ही ये दोनों पैरेलल हैं और ना ही ये दोनों अपोजिट। समझ गए? पैरेलल भी नहीं, अपोजिट में नहीं। जरा बताओ, इसका बताओ, जल्दी बताओ, इस नए क्वेश्चन का बताओ। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इस सेकंड क्वेश्चन का बताओ, जल्दी बताओ, पैरेलल है कि अपोजिट? अरे अब तो बताओ। एक्स वाले का रेशियो 2/-4, वाई का रेशियो -4/8, जेड का रेशियो 6/-12। ये कितना है? -1/2, -1/2, -1/2। क्या ये इक्वल है? हाँ, तो पैरेलल है कि अपोजिट? इक्वल है, रेशियो इक्वल है और निगेटिव है। इसका मतलब आप पैरेलल नहीं, क्या होगा? अपोजिट, निगेटिव है। इसलिए ये दोनों वेक्टर, बिल्कुल सही सोचा आप लोगों ने, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या हैं? अपोजिट। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, अपोजिट हैं। ठीक है, ऐसे कर लेना, हो जाएगा। जल्दी बताओ, इसमें जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, जल्दी बताओ, पैरेलल की अपोजिट? जल्दी जल्दी बोलो, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है कि अपोजिट? जल्दी। रेशियो +1/2, +1/2, +1/2। रेशियो इक्वल है और पॉजिटिव है, इक्वल है और पॉजिटिव है, तो दोनों वेक्टर आपस में क्या हुए? पैरेलल। बहुत अच्छे, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल हुए। ठीक, क्लियर? आगे बढ़ता हूं, इस क्वेश्चन की बात करो। इस क्वेश्चन में आप देखो, वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखा है? 2i - 3j + 6k, और वेक्टर बी क्या लिखा है? 3i + 4j। तुम सुनो, जानबूझ के मैं वेक्टर ऐसे लेता हूं जिसमें कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो। मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। यहां पे हम लोग क्या सीखने आए हैं? कॉन्सेप्ट सीखने आए हैं। कैलकुलेशन तो तुम्हारा अपना प्रैक्टिस सही हो जाएगा, लेकिन मेरा काम क्या है? मेरा काम तुम्हारा कैलकुलेशन सही करना नहीं है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस सही होगा। मैं जानबूझ के ऐसे एग्जांपल्स देता हूं जिससे कि आपको कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े। देखो, मैंने वेक्टर की पहली क्लास में भी एग्जांपल में लिया, क्या किसी एग्जांपल में मैंने 2i - 3j + 6 के लिया था, वापस यहां ले लिया। क्यों ले लिया? जिससे कि आपको टाइम बर्बाद ना हो कैलकुलेशन में। हम लोग, आपको याद होगा कि फर्स्ट लेक्चर में इसका मैग्नीट्यूड क्या था? 7। तो आपको शायद निकालना पड़े, बिना निकाले ही आपको याद हो कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 7। तो कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, इसलिए जानबूझ के मैं ऐसे एग्जांपल्स लेता हूं, ऐसी वैल्यू लेता हूं कि जो आपके लिए इजी रहेगा कैलकुलेशन वाइज। ठीक है, खैर, तो वेक्टर ए क्या है? 2i - 3j + 6k, और वेक्टर बी कितना है? 3i + 4j। ध्यान दो, ध्यान दो, कुछ लोग ध्यान नहीं दे रहे मेरी बात का। जग जाओ, अगर सो रहे हो तो जग जाओ, ध्यान सुनो मेरी बात। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरा क्लास का, सिंसियरली सुनो मेरी बात को। ठीक है, चलो, अगर अभी तक मेरी बात, अभी अगर तुम कुछ डिस्टर्ब हो गए हो, जाओ मुंह हाथ धो के आओ, फिर से पढ़ना स्टार्ट करो ठीक से, सिंसियरली मेरी बात सुनो। ठीक है, हाँ, यहां पे आते हैं। वेक्टर ए इक्वल्स टू कितना है? 2i - 3j + 6k, और वेक्टर बी क्या है? 3i + 4j। और यहां पे क्या कह रहा है? फाइंड अ वेक्टर। ए दिया है, बी दिया है, हमें एक और वेक्टर पता करना है। चलो, अपनी सुविधा के लिए उस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? वेक्टर सी। फाइंड अ वेक्टर मतलब हमें एक और वेक्टर पता करना है, उस वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया? नाम दे दिया वेक्टर सी। फाइंड अ वेक्टर विच इज पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब वेक्टर सी बताना है, और वेक्टर सी क्या है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? वेक्टर ए के। एंड मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू वेक्टर बी, मतलब तीसरा वेक्टर सी है उसका मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो वेक्टर सी ए के पैरेलल है और सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, इक्वल है। तो पूछा है कि वेक्टर सी कितना होगा? पूछा है कि वेक्टर सी क्या होगा? वेक्टर सी कितना आई कैप होगा, कितना जे कैप होगा, कितना के कैप होगा, आपको ये बताना है। जल्दी बताओ, वीडियो को रोक के बताओ आप लोग।
सॉल्व करो क्वेश्चन को वीडियो को रोक के। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो। चलो मैं फिर से आप लोग थोड़ा सा एक और हिंट देता हूं आप लोग को, छोटा सा। किसी वेक्टर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को अगर तुम आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? वेक्टर। बस तुम मैग्नीट्यूड निकल जाए और यूनिट वेक्टर निकल जाए, उनको मल्टीप्लाई कर देना, क्या निकल जाएगा? वेक्टर। अब सी का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल, क्वेश्चन में दिया है कि सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। सी का यूनिट वेक्टर कैसे निकलेगा? तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि सी ए के पैरेलल है, और दो वेक्टर अगर पैरेलल हैं तो उनका डायरेक्शन क्या होगा? सेम। और डायरेक्शन सेम होने का मतलब कि उनका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा? सेम। मतलब सी कैप इज इक्वल टू क्या होगा? ए कैप। सी और ए पैरेलल, सी और ए का डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम तो उनका यूनिट वेक्टर क्या होगा? सेम। तो सी कैप इक्वल टू ए कैप। तो तुम ए कैप निकाल लो, वही क्या हो जाएगा? सी कैप। तुम बी का मैग्नीट्यूड निकालो, वही क्या हो जाएगा? सी का मैग्नीट्यूड। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को रोक के सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो मैं ये मान रहा हूं कि आप लोग वीडियो को रोक के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, देखें आप कि इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं। सबसे पहले मैं निकालूंगा ए कैप। लास्ट क्लास में देखा था, वेक्टर की पहली क्लास में देखा था कि किसी वेक्टर को डिवाइड कर दें उसी के मैग्नीट्यूड से तो क्या निकल जाता है? यूनिट वेक्टर। वेक्टर एक क्या था, देख लो तुम चाहो तो। वेक्टर ए क्या था? 2i माइनस 3j प्लस 6k था, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 7। मैंने डिवाइड कर दिया मैग्नीट्यूड से, क्या निकल गया? ए का यूनिट वेक्टर। और अच्छी बात यह है कि जो ए का यूनिट वेक्टर होगा वही सी का यूनिट वेक्टर होगा, क्योंकि वेक्टर सी और वेक्टर ए आपस में पैरेलल है। ए का यूनिट वेक्टर आ गया मतलब सी का यूनिट वेक्टर आ गया। अब एक काम करता हूं, बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूं। वेक्टर बी क्या है? 3i प्लस 4j। सॉल्व करने पर इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 5। और बी का मैग्नीट्यूड आ गया मतलब सी का, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सी का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। काम हो गया। किसी वेक्टर के अंदर क्या होता है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाएगा? वेक्टर। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मैग्नीट्यूड कितना है? 5, और यूनिट वेक्टर क्या है? 2i माइनस 3j प्लस 6k अपॉन 7। ये क्या है? यूनिट वेक्टर। ये क्या है? सी का यूनिट वेक्टर पुट कर दिया। ये क्या है? सी का मैग्नीट्यूड 5 पुट कर दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या आ गया? वेक्टर सी। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। तो लिख लेंगे इसको, ये आंसर आया। और इस 5 को चाहो तो आप अंदर ले जाओ, चाहे मत ले जाओ, अंदर बाहर रहने दो। अंदर ले जाओगे तो 10i कैप माइनस 15j कैप प्लस 30k कैप अपॉन 7। ये आ गया वेक्टर सी। समझ गए आप? ठीक है, चलो लिख लेना इसको आप लोग वीडियो को रोक के, अगर आप नहीं कर पाए थे तो। आगे बढ़ते हैं। देखें यहां पे क्या लिखा है? को प्लेनर वेक्टर। क्या होते हैं को प्लेनर वेक्टर? वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में हो तो ऐसे वेक्टर्स कहलाते हैं को प्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर सेम प्लेन में हो तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाएंगे? को प्लेनर वेक्टर। याद रखना, सिंपल सा, इसमें कुछ खास बात नहीं। सेम प्लेन में को प्लेनर। आगे बढ़ें। ये क्या लिखा है? नल वेक्टर कहो या जीरो वेक्टर कहो, बात एक ही है। नल वेक्टर कहा जाए या जीरो वेक्टर कहा जाए, बात एक ही है। क्या होता है नल वेक्टर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 0। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 0, क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। ये वेक्टर है लेकिन उसकी वैल्यू 0 है, इस कारण से इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं कर सकते। भले वेक्टर है लेकिन चूंकि इसका मैग्नीट्यूड 0 है, इस कारण से इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता।
तो नल वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसका डायरेक्शन वो डिफाइन नहीं कर सकते। नल वेक्टर मिलेगा कैसे? एक देखो एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लो ये कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है, ये कोई बॉडी कोई ब्लॉक, इस बॉडी पे मैं इधर फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का राइट, तुम इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रहे हो 5 न्यूटन का लेफ्ट, एक 5 राइट और एक 5 लेफ्ट लग रहा है, एक साथ दोनों फोर्स लग रहे हैं। दोनों फोर्स मिलकर क्या देंगे, जल्दी बताओ? दोनों फोर्स मिलकर क्या देंगे? टोटल फोर्स क्या देंगे? 0। बिल्कुल सही, 0। और फोर्स क्या होता है? वेक्टर। उस वेक्टर की वैल्यू क्या हुई? 0। तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? नल वेक्टर। बिल्कुल सही, ऐसा वेक्टर नल वेक्टर कहलाएगा। इसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलो ये कुछ वैल्यू है, वीडियो को रोक के ये वैल्यूज आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लें, याद होना चाहिए आप लोग को इसकी ये वैल्यूज। cos 53 sin 37 3/5, cos 37 sin 53 4/5, tan 53 4/3, tan 37 3/4, cos 180 -1, cos 127 -3/4, cos 120 -1/2। मैं इसलिए बोल दिया, इसका यूज आगे आने वाला है कई क्वेश्चंस में, तो ये आपको याद होनी चाहिए। तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको उतार लेंगे अपनी कॉपी पे। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो अब देखेंगे हम लोग देखने जा रहे हैं क्या? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग देखेंगे कैसे किसी वेक्टर को आपस में रिजॉल्व किया जाए। रिजॉल्व करने का मतलब, रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को पता करना कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अगर मैं कहूं कि किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर दो, मतलब उस वेक्टर के कंपोनेंट्स को पता करो। वेक्टर के कंपोनेंट्स को पता करना ही कहलाता है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो वही हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे किसी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। सुनो, मेरी बात समझ में आएगा? अरे पेशेंस रखो, सब समझ में आएगा आप लोग। ठीक है, चलो देखो, मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं ये जो मैं कहने जा रहा हूं वो मैं बार बार हर क्लास में कहता हूं या 2-3 क्लास की बात कहता हूं कि ये फिजिक्स है। कोई ये बाहुबली मूवी नहीं चल रही कि जो आपको बहुत मजा आएगा। फिजिक्स चल रहा है। एक तो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई में सबसे टफ सब्जेक्ट जो होता है वो मेरे हिसाब से फिजिक्स होता है। तो सबसे टफ सब्जेक्ट फिजिक्स है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग। तो उसमें ऐसा तो है नहीं कि मूवी की तरफ बहुत मजा आएगा। आपको भी अपने आप को इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। ठीक है, तुम इंटरेस्ट जगाओगे, मैं इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा, तब जाके मजा आएगा। खाली मेरे मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, तुमको भी अपना एफर्ट देना पड़ेगा, तब जाके मजा आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, सब समझ में आएगा आप लोग को। जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है 3i कैप + 4j कैप। इसका मतलब क्या है कि वेक्टर का x कंपोनेंट कितना है? 3, और y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? 4। ये क्या है? x एक्सिस, और ये क्या है? y एक्सिस। ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। और यहां पे आप देख सकते हो कि ये कौन है? वेक्टर a। ये वेक्टर a है। ये वेक्टर a x में कितना है? 3, और ये वेक्टर वे y में कितना है? 4। ये वेक्टर a x में 3 है और y में कितना है? 4। हम लोग सॉल्व करेंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो कितना आएगा? 5। तो खैर हमने यहाँ पे वेक्टर का कंपोनेंट निकाला नहीं, ऑलरेडी हमें पता है कि वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? 3, y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है? 4। तो ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन मान लो अगर हमें ना पता होता कि ये वेक्टर x में कितना है, y में कितना है, ये ना पता होता। हमें नहीं पता है कि वेक्टर x में कितना है, y में कितना है। मान लो हमें नहीं पता है x में कितना है, y में कितना है, हमें ये नहीं मालूम। हमें बस इतना पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? 5। और मान लो कि हमें ये एंगल पता है, कुछ भी, क्या पता ये एंगल कितना हो? 37 डिग्री। क्या पता ये एंगल हमें पता हो कि कितना हो? 53 डिग्री। बस हमें 2 चीज़ पता है कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है कितना? 5, और इस वेक्टर का एंगल पता है, ये वाला एंगल कितना पता है? 53 डिग्री। तो बस 2 बातें पता है, 5 और ये एंगल, 2 चीजें पता है। इन 2 चीजों की हेल्प से हमें जानना है कि इस वेक्टर का राइट डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा और इस वेक्टर का
अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, तो इस वेक्टर के कंपोनेंट्स को ही निकालना कहलाएगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। देखते हैं, तो वही हम लोग सीखने जा रहे हैं कि कैसे वेक्टर्स के कंपोनेंट्स को हम लोग निकालेंगे। उसके लिए मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूंगा। चलो इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे निकालेंगे कंपोनेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात। ये देखो, ये वेक्टर ए है, क्या आपको दिख रहा है वेक्टर ए? एक मिनट, ये सिंबल किसका होता है? वेक्टर का। और ये सिंबल किसका होता है? मैग्नीट्यूड का। ये वेक्टर का है। अगर वेक्टर के ऊपर से ये एरो हटा दूं, मैं हटा दूं, तो इसका मतलब भी क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो आगे से मैग्नीट्यूड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे बिना एरो के। इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहां पर देखो, ये वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, मतलब ये लंबाई। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लंबाई। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड ए है तो जो लंबाई होगी, ये जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? ए। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए है तो लंबाई कितनी होगी? ए। ठीक, ये वेक्टर, इस वेक्टर का ये क्या होगा? टेल, और ये क्या है? इसका हेड। तुम देख सकते हो कि इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक लेफ्ट डायरेक्शन में होगा और एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखते हैं कंपोनेंट कैसे निकालेंगे। तो इस वेक्टर के हेड से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। इसके हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। कहां कहां? एक लेफ्ट में कंपोनेंट होगा, एक अपवर्ड होगा। तो एक लेफ्ट लाइन पर हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अपवर्ड लाइन पर हेड से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। एक परपेंडिकुलर यहां गिरा, एक परपेंडिकुलर यहां गिरा। अब इस वेक्टर के, ये जो वेक्टर था, ये वाला वेक्टर, इस वेक्टर के टेल से यहां तक मिला देंगे लाइन। तो ये लाइन कहलाएगी, इस लाइन की लंबाई क्या देगी? इस वेक्टर का लेफ्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट। फिर से टेल से लेकर यहां तक की लंबाई जो देगी वो क्या देगा? इस वेक्टर का अपवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो इस वेक्टर का लेफ्ट में कंपोनेंट कितना? a1, और अपवर्ड कंपोनेंट कितना? a2। a1 अभी नहीं, हमें नहीं पता a1 कितना है, निकालना है। a2 कितना है, निकालना है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? और हमें ये एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा। ये एंगल हमें थीटा। तो क्या क्या दिया हुआ है? सिर्फ दो चीजें दी हुई हैं। दो चीजें क्या क्या दी हुई है? एक हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए दिया हुआ है और एक हमें ये एंगल थीटा दिया हुआ। बस दो चीजें दी हुई हैं, ए और थीटा। इसकी हेल्प से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये a1 लेफ्ट में कितना है और ये a2 ऊपर कितना है। हमें ए और थीटा पता है, बस याद रखना, ए और थीटा पता है। देखते हैं कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर ये लंबाई a2 है तो ऑब्वियसली सामने ये लंबाई भी तो अरे आमने सामने, अगर ये लंबाई a2 है तो ये लंबाई भी तो कितनी होगी? a2। बिल्कुल, तो ये सामने ये लंबाई भी a2 होगी। अब तुम देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो, तुम इस राइट एंगल ट्रायंगल को देखो। यहां मैं लगा रहा हूं cos थीटा। तो cos थीटा कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे cos थीटा कितना होगा? तुम देखो ध्यान से, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? a1, हाइपोटेन्यूज कितना? a। तो cos थीटा कितना होगा? a1 अपॉन a। और cos थीटा अगर a1 अपॉन a है तो a1 इक्वल टू कितना? a cos थीटा। तो इस तरह से a1 की वैल्यू जो आई, इस तरह से a1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई? a cos थीटा। ये जो हमारा a1 आया वो कितना आ गया? a cos थीटा। ये आ गया a1। ठीक, अब a2 की बात करें। a1 आ गया, अब a2 की बात करें। a2 कैसे निकालेंगे? साइन थीटा। इसी ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना? a2 और हाइपोटेन्यूज कितना? a। तो a2 इक्वल टू साइन थीटा। आप देख सकते हो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा? a2 अपॉन a। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा a2 अपॉन a, तो a2 इक्वल टू कितना होगा? a साइन थीटा। तो यहाँ पे a2 की वैल्यू कितनी आ गई? a साइन थीटा।
ध्यान से देख लो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, सॉरी 2 मिनट नहीं 10 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ मैं। देख लो तुमने मैंने क्या क्या किया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से मैंने a1 निकाल लिया, a कॉस थीटा। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से मैंने a2 निकाल लिया। a2 की वैल्यू क्या आई, a साइन थीटा, और a1 की वैल्यू क्या आई, a कॉस थीटा। ध्यान देना फिर से, कॉस थीटा से a1 आ गया, a कॉस थीटा, साइन थीटा से a2 आ गया, a साइन थीटा। देख लो अच्छे से। तो इस तरह से हम लोग किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को निकालेंगे, और इसको मतलब कि हमने इस वेक्टर का कंपोनेंट निकाल लिया a cos थीटा और a sin थीटा, यही कहलाएगा इस वेक्टर का रिजोल्यूशन। ठीक, इसको लिख लेंगे अपनी कॉपी पे आप लोग, वीडियो को रोक के। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। एक मिनट फिर से देखो, यहां इस फिगर में मैंने इस थीटा एंगल का यूज किया है। अगला फिगर यही फिगर है, अगला फिगर भी यही है। इसको आप लोग को लिखना नहीं, बस देखते आना, लिखना नहीं है। तुम सेम फिगर है, सेम फिगर है, बस पिछली बार थीटा था, इस बार मैंने एंगल क्या लिया, अल्फा। तो ऑब्वियसली जो अल्फा होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। जो अल्फा होगा वो क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो पिछले में बस फर्क ये है, ए था, पिछले क्वेश्चन में ए लिया था और थीटा लिया था, और इस क्वेश्चन में मैंने क्या ले रहा हूँ, ए ले रहा हूँ और क्या ले रहा हूँ, अल्फा, ये वाला एंगल ले रहा हूँ। पिछला आंसर थीटा के फॉर्म में था, ये वाला आंसर, इसका आंसर हम अल्फा के रूप में लिखेंगे, अल्फा के फॉर्म में। देखते हैं, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग से, सब समझ में आएगा। ये वही चीज़, ये वेक्टर ए, इसका 2 कंपोनेंट, लेफ्ट में ऊपर, लेफ्ट वाले को मैंने a1 कहा, ऊपर वाले को मैंने क्या कहा, a2, और ये एंगल अल्फा है। ठीक है, और तुम्हें पता है कि अगर ये लंबाई a1 है तो ये ऊपर वाली लंबाई भी कितनी होगी, a1। ठीक, फटाफट देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में कॉस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इस ट्रायंगल में। तो बेस कितना है यहाँ पर, इस बार बेस जो है वो ये वाला बेस है a2, तो कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a2 इक्वल टू कितना, a कॉस अल्फा। तो इस तरह से यहाँ पर a2 निकाल लिया, और इस a2 की वैल्यू क्या आई, a कॉस अल्फा आई, a2 की वैल्यू a कॉस अल्फा आई। अब साइन अल्फा देखते हैं, साइन अल्फा क्या होगा, फटाफट देखो, साइन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, a1 अपॉन a1 इक्वल टू कितना आ गया, a साइन अल्फा। तो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई, a साइन अल्फा। ये a1 आ गया, a साइन अल्फा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं, देख लो, इस बार मैंने ये एंगल अल्फा लिया है। बताओ ये एंगल अल्फा मैंने कहां से लिया है, लेफ्ट से लिया है कि ऊपर से लिया है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये एंगल मैंने अल्फा कहां से लिया है, लेफ्ट से कि ऊपर से? बिल्कुल सही, ये एंगल मैंने जो अल्फा लिया है वो कहां से लिया है, ऊपर से लिया है। और ऊपर में आंसर में क्या आया, कॉस साइन। ऊपर के आंसर में क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है, एक साइन आ रहा है, कॉस। ऊपर जो कंपोनेंट आ रहा है उसमें क्या आ रहा है, कॉस। अल्फा मैंने कहां से लिया है, अपवर्ड से, और अपवर्ड में क्या आ रहा है, कॉस की साइन, कॉस। पिछले में देखते हैं, पिछले में थीटा मैंने कहां से लिया था, लेफ्ट से कि ऊपर से? थीटा कहां से लिया, लेफ्ट से कि ऊपर से? लेफ्ट से। और लेफ्ट में क्या आया, कॉस की साइन, कॉस। यहां पर थीटा मैंने लेफ्ट से लिया, और लेफ्ट में क्या आया, कॉस। यहां पर मैंने अल्फा ऊपर से लिया, और ऊपर में क्या आया, कॉस। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, बोलो मैं क्या कहना चाहता हूं? हाँ, मैं बस यही कहना चाहता हूं कि जिधर से एंगल लेंगे उस तरफ जो कंपोनेंट होगा उधर क्या आएगा, कॉस। तो अल्फा मैंने ऊपर से लिया है, तो अपवर्ड कंपोनेंट कितना आया, a कॉस अल्फा, और इधर कितना है, a साइन अल्फा। मतलब मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा, कॉस। जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन। फिर से रट लो इसको, जिधर एंगल होगा उधर कॉस आएगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आएगा, साइन। फिर से देखो ऊपर वाले फिगर में, इस फिगर में देखो, इस बार एंगल मैंने लेफ्ट से लिया है, लेफ्ट से, और लेफ्ट में क्या आया है, कॉस। मतलब जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, साइन। इधर कॉस आया और इधर क्या आया, साइन। तो अब ये बात आपको याद रख लो इसको, कि जिधर एंगल होगा उधर कॉस आएगा, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, साइन। ठीक है, चलो जरा इसकी बात करते हैं। बताओ ये वेक्टर ए है, सिर्फ वेक्टर, बाकी वेक्टर्स को मत देखो, सिर्फ वेक्टर ए को देखो, सिर्फ इस वेक्टर ए को देखो। बताओ इस वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, वो 2 कंपोनेंट कौन कौन सा होगा,
राइट होगा कि लेफ्ट होगा, ऊपर होगा या नीचे होगा? दो कंपोनेंट होंगे, उनमें से एक कंपोनेंट राइट है कि लेफ्ट है और दूसरा कंपोनेंट ऊपर है कि नीचे है? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो। बिल्कुल सही सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोचा। इस वेक्टर ए का दो कंपोनेंट होगा, एक किधर होगा राइट और एक किधर होगा ऊपर। एक राइट डायरेक्शन में होगा और एक अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। बिल्कुल, ये तो बात हुई वेक्टर ए की। अब जरा वेक्टर बी की बात करो। ये रहा वेक्टर बी। इस वेक्टर बी का दो कंपोनेंट होगा, बोलो किधर होगा? एक कंपोनेंट किधर होगा, लेफ्ट या राइट? दूसरा किधर होगा, ऊपर या नीचे, अपवर्ड की डाउनवर्ड? सोचो। बिल्कुल सही, एक किधर होगा लेफ्ट, एक किधर होगा लेफ्ट और दूसरा किधर होगा अपवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम लोग, एक लेफ्ट और एक अपवर्ड। चलो मैं वेक्टर सी की बात करूं। ये रहा वेक्टर सी। इस वेक्टर सी का दो कंपोनेंट होगा, बताओ लेफ्ट की राइट, लेफ्ट या राइट? बिल्कुल सही, एक किधर होगा लेफ्ट और दूसरा नीचे। बिल्कुल सही सोचे, एक लेफ्ट होगा और दूसरा किधर होगा, नीचे। अब ये लास्ट बताओ, ये वेक्टर डी। इस वेक्टर डी का दो कंपोनेंट होगा, किधर किधर? जल्दी बोलो, किधर किधर? सही सोच रहे हो, एक राइट होगा और दूसरा नीचे होगा, राइट और नीचे। ठीक है, बस ऐसे ही दिखाना था कि किसका किधर कंपोनेंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। ठीक, इस एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, मतलब ये जो लंबाई होगी इसका मैग्नीट्यूड 10 है, मतलब ये जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 10। ठीक, और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट किधर होगा लेफ्ट और एक किधर होगा ऊपर। और इस वेक्टर का ये जो मैग्नीट्यूड है ये कितना है, 10, मतलब ये लंबाई कितनी है, 10। इसका दो कंपोनेंट होगा, बताओ ऊपर कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ऊपर कितना होगा? सोचो कितना होगा ऊपर, बताओ। इधर इधर क्या आएगा? अगर मैं ये एंगल कितना है, 37 डिग्री। अगर मैं 37 डिग्री को यूज करना चाहता हूं तो ऊपर कितना होगा? बिल्कुल सही, ऊपर कितना होगा, 10 cos 37 डिग्री। ऊपर जो कंपोनेंट होगा, जिधर एंगल उधर कॉस, ऊपर कितना होगा, 10 cos 37। और लेफ्ट में कितना होगा, 10 sin 37। तो जिधर एंगल होगा उधर क्या होगा, कॉस, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, साइन। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि sin 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3/5, और cos 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 4/5। ठीक, जल्दी बताओ मुझे, अगर मैं इसको, इस डायरेक्शन को अगर मैं x एक्सिस कह दूं और इसको मैं y एक्सिस कह दूं, ये x और ये y, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ, वीडियो को रोक के जल्दी बताओ कि ये वेक्टर कितना i कैप है और कितना j कैप है। जल्दी बताओ, वीडियो को रोको और जल्दी बताओ कि वेक्टर कितना i कैप और कितना j कैप। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूं कि आप लोग वीडियो रोक चुके थे और वीडियो रोक के आपने सॉल्व किया था। तो अगर आपने वीडियो रोक के सॉल्व किया होगा तो सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि आपने इसका आंसर क्या लिखा होगा। ज़्यादा उम्मीद है मुझे कि आपने इसका आंसर लिखा होगा -6i + 8j। यहाँ पे इसका आपने आंसर लिखा हो क्या, -6i + 8j। बिल्कुल सही है, यही सही आंसर है, बिल्कुल सही किया आप लोगों ने। ये वेक्टर क्या होगा, -6i + 8j होगा। चलो देखते हैं कि कैसे आया। मैं कर रहा हूँ कि ये देखो कैसे आया। ठीक है, 10 sin 37, 10 और sin 37 की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। sin 37 की वैल्यू 3/5 होती है। ठीक है, तो sin 37 3/5 है, 5 और 10 कैंसिल, कितना होगा 2, और 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6। ये वैल्यू क्या होगी, 6। cos 37 कितना होगा, 4/5, 5 और 10 कैंसिल, कितना 2, 2 × 4, ये ऊपर कितना आ जाएगा, 8, ऊपर 8। तो बताओ जरा, सोच के बोलना, सोच के। लेफ्ट डायरेक्शन में ये वैल्यू कितनी आई, +6 की -6। जल्दी बताओ, लेफ्ट डायरेक्शन में वैल्यू कितनी आई, +6 की -6, बोलो। आप लोग सोच रहे हो कि लेफ्ट डायरेक्शन में वैल्यू क्या आई, -6। बिल्कुल गलत, गलत। लेफ्ट में -6 नहीं है, लेफ्ट में कितना है, +6। ऊपर तो खैर +8 है ही, तुम्हें ऊपर में तुम गलती नहीं करोगे, ऊपर तो +8 ही बोलोगे। लेकिन लेफ्ट में जो आप लोग सोच रहे थे कि -6 है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लेफ्ट में -6 नहीं, लेफ्ट में क्या होगा, +6।
परेशान मत हो, होगा लेफ्ट में कितना होगा +6। हाँ हाँ, लेफ्ट में +6 ही होगा। ये जो तुम लोग आंसर बताए हो ये सही आंसर है, और ये आंसर तभी आएगा जब लेफ्ट में मैं क्या बोलूंगा +6। अगर लेफ्ट में मैं -6 बोल दूंगा तब ये आंसर नहीं आएगा। ये तभी आएगा आंसर जब लेफ्ट में मैं क्या बोलूंगा +6। देख लो, अरे परेशान मत हो, पेशेंस रखो, आएगा ये आंसर, देखना कैसे। तो ये वेक्टर ए +6 है लेफ्ट डायरेक्शन में और +8 है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये वेक्टर ए लेफ्ट में कितना है +6 और अपवर्ड कितना है +8। अच्छा, अब सुनो, इस डायरेक्शन को मैं क्या बोल रहा हूं x। ये क्या है x डायरेक्शन और ये क्या है y डायरेक्शन, x और y। तो ये राइट डायरेक्शन, जो राइट डायरेक्शन है वो क्या है x, ये x है, ये -x है। राइट वाला क्या है +x, लेफ्ट वाला क्या है -x। राइट वाले का यूनिट वेक्टर क्या होता है i। इस राइट वाले का यूनिट वेक्टर क्या है i। तो लेफ्ट वाले का, लेफ्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा -i। लेफ्ट डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होगा -i। तो वेक्टर ए इक्वल टू मैंने +6, लेफ्ट की जगह मैंने क्या लिखा -i। लेफ्ट डायरेक्शन की जगह मैंने क्या लिखा -i। और अपवर्ड तो खैर, अपवर्ड में तो कंफ्यूजन नहीं, अपवर्ड तो y है और y का मतलब क्या होता है j। आंसर कितना आ गया -6i + 8j। फाइनली ये आंसर आ गया -6i + 8j, ये रहा आंसर आपका। समझे? तो तुम देखो, ये वही तो लिखा था, यही तो आपने लिखा था, सेम तो लिखी हुई चीज। तो हमने क्या देखा कि आंसर कब आएगा, बिल्कुल सही, ये आंसर कब आएगा जब लेफ्ट में हमने क्या बोला है +6। बताओ कौन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट कि ये वाला, कौन सही है? दोनों, हाँ हाँ दोनों सही है। लेफ्ट में +6 है और लेफ्ट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है -i। फाइनली ये आंसर आ गया। अगर तुमने गलती से लेफ्ट में -6 कह दिया होता, ये गलत है। अगर तुमने गलती से लेफ्ट में क्या कह दिया होता -6, सब गड़बड़ हो जाता। क्यों? फिर माइनस और माइनस क्या हो जाता प्लस, यहां क्या होता प्लस, जबकि तुमको पता है कि यहां पे क्या चाहिए माइनस, और यहां माइनस कब होगा जब लेफ्ट में कितना हो +6, लेफ्ट में +6 होगा तब जाके इस आंसर में यहां पर क्या आएगा माइनस। समझ गए? ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि वीडियो को रोक के आप लोग इसको ये पूरा कंप्लीट करेंगे। वीडियो को रोक के पूरा ठीक से लिखेंगे, कोई भी स्टेप को खाएंगे नहीं, सब कुछ लिखेंगे। इसको भी लिखना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप आंसर लिख रहे हो, नहीं, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का ये था कि लेफ्ट में क्या होगा +6। मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि लेफ्ट में -6 होगा, नहीं, लेफ्ट डायरेक्शन में +6 होगा, और लेफ्ट का मतलब होता है -i। इस फिगर में लेफ्ट डायरेक्शन में +6 होगा और इस फिगर में लेफ्ट का मतलब क्या है -i। ठीक है, तो वीडियो को रोक के इसको लिख लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलो, इसको मैं बोल रहा हूं x एक्सिस, इसको मैं बोल रहा हूं y एक्सिस। ये एक वेक्टर है, चलो इस वेक्टर को मैं ले रहा हूं 12, ऐसे 12 ले रहा हूं 12, और आपको ये एंगल दिख रहा होगा, ये एंगल कितना है 32 डिग्री। ठीक, आपको बताना है। अच्छा बताओ, इस वेक्टर का 2 कंपोनेंट होगा, किधर किधर होगा, किधर किधर होगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सोच, एक लेफ्ट में होगा और एक नीचे होगा। यहां आपको कंप्लीट करना है। हाँ, यहां पे आपको कंप्लीट करना है कि वेक्टर ए लेफ्ट में कितना होगा और डाउनवर्ड कितना होगा, लेफ्ट में कितना होगा और डाउनवर्ड कितना होगा, फिर वही, और लास्ट में बताना आपको कि कितना i कैप कितना j कैप। जल्दी से वीडियो को रोक के इसको कंप्लीट करो, इस क्वेश्चन को। अच्छा, ऐसा नहीं, मुझे पूरा चाहिए, ये भी ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे डायरेक्ट आंसर नहीं चाहिए, मुझे कितना i कैप इतना j कैप, पूरा कंप्लीट करके बताओ कि लेफ्ट में कितना नीचे कितना, और फिर फाइनली कितना i कैप कितना j कैप। वीडियो को रोक के जल्दी बताओ।
ठीक है, चलो मैं मान रहा हूं कि आपने वीडियो को रोक कर, वीडियो को पॉज करके आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। ये वेक्टर कितना है 12, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक लेफ्ट जिधर एंगल होगा उधर क्या आएगा कॉस, तो लेफ्ट में कितना आएगा 12 कॉस 32 और नीचे कितना आएगा 12 साइन 32। लेफ्ट में 12 कॉस 32 और नीचे कितना है 12 साइन 32 डिग्री। तो ये वेक्टर ए इक्वल्स टू 12 cos 32 डिग्री लेफ्ट एंड 12 sin 32 डाउनवर्ड। हाँ, 12 cos 32 लेफ्ट और 12 sin 32 डाउनवर्ड। ठीक, बताओ यहां पे मैं क्या लिखूं? ये लेफ्ट में मैं यहां पे क्या लिखूं? जल्दी बताओ, यहां सोचो, बोलो प्लस की माइनस। मेन पॉइंट यही है, प्लस की माइनस। लेफ्ट में ये प्लस है कि माइनस? माइनस नहीं, प्लस। अभी तो समझाया पिछली बार। लेफ्ट में क्या होगा प्लस और नीचे क्या होगा प्लस की माइनस? प्लस। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट है, एक लेफ्ट में और एक नीचे। लेफ्ट वाला भी क्या होगा प्लस, लेफ्ट में जो होगा वो भी क्या होगा प्लस, और नीचे जो होगा वो भी क्या होगा प्लस। लेफ्ट में जितना है वो भी प्लस होगा और नीचे जितना है वो भी क्या होगा प्लस। अब तुम देखो, हाँ वो अलग बात है कि लेफ्ट का मतलब क्या होगा माइनस आई कैप। लेफ्ट का मतलब माइनस आई कैप और डाउन का मतलब क्या होगा माइनस जे कैप। तो इस तरह से आंसर क्या आ गया -12 cos 32 आई कैप -12 sin 32 जे कैप। इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, -12 cos 32 आई कैप -12 sin 32 जे कैप। मैं फिर से कहता हूं, लेफ्ट में भी क्या आया पॉजिटिव और नीचे भी क्या आया पॉजिटिव। ठीक है, चलो देख लेंगे इसको। चौथा सब मैं एक लास्ट और कोशिश कर रहा हूं आप लोग से और कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। ठीक है, चलो देखो, जैसा कि यहां पे आ जाओ। जैसे कि आपने कहा था कि इस वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक राइट होगा और एक ऊपर होगा। मान लो कि राइट वाला 6 है और ऊपर वाला 8 है। राइट में 6 है और ऊपर 8 है। मैं बोल दे रहा हूं, राइट में 6 ऊपर 8। बस आपको प्लस और माइनस बताना है, प्लस है कि माइनस। बताओ, राइट में +6 की -6। इस वेक्टर कंपोनेंट राइट में +6 की -6, प्लस 6 और 8 मैंने बोला है। तुमको बस सोचना है कि प्लस है कि माइनस। बताओ राइट में प्लस या माइनस? प्लस, और ऊपर प्लस। बहुत अच्छे। इस वेक्टर का राइट में भी क्या होगा प्लस और ऊपर भी क्या होगा प्लस। ठीक, बहुत अच्छे। चलो अब मैं वेक्टर बी की बात कर रहा हूं। इस वेक्टर बी का दो कंपोनेंट होगा, लिखा हुआ है, एक किधर होगा लेफ्ट और एक किधर होगा ऊपर। मान लो इसका दो कंपोनेंट, एक 9 है और 11 है। लेफ्ट वाला 9 है और ऊपर वाला 11 है। मान लो मैं बोल रहा हूं लेफ्ट वाला 9 और ऊपर वाला 11। बोलो +9 की -9। लेफ्ट में जल्दी बताओ, +9 की -9। ये वेक्टर बी का दो कंपोनेंट लेफ्ट और ऊपर। हाँ, लेफ्ट में भी क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में कितना होगा +9 और ऊपर कितना होगा +11। लेफ्ट में +9 और ऊपर क्या होगा +11। बिल्कुल। चलो वेक्टर सी की बात करता हूं। मान लो वेक्टर सी है, इस वेक्टर सी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक लेफ्ट में होगा और एक किधर होगा नीचे। ऐसे ही मैं समझाने के लिए ले रहा हूं। लेफ्ट में मान लो 13 है और नीचे 15 है। बताओ लेफ्ट में क्या लिखूं मैं? लेफ्ट में 13 और नीचे 15। बोल लेफ्ट में +13 -13। लेफ्ट में +13 -13 प्लस, बिल्कुल, और नीचे प्लस। हाँ, लेफ्ट में भी क्या होगा प्लस और नीचे भी क्या होगा प्लस। इसका दो कंपोनेंट, लेफ्ट डायरेक्शन में जो होगा वो भी प्लस होगा और नीचे जितना होगा वो भी क्या होगा प्लस। हाँ हाँ हाँ, यही होगा। चलो अब ये देखो, ये वेक्टर डी है। इस ये वेक्टर डी, एक मिनट। इस वेक्टर डी का दो कंपोनेंट होगा, एक राइट और एक नीचे।
इस वेक्टर डी का दो कंपोनेंट होगा, एक राइट होगा और एक नीचे होगा। मान लो राइट वाला एक 5 है और नीचे मान लो 11 है। बोलो राइट वाला +5 की -5? बिल्कुल सही, +5। और नीचे वाला +11 सब के सब प्लस। हाँ, जो लिखा है ध्यान से देख लो, जो लिखा है वही सही लिखा है। फिर से कहता हूं, वेक्टर ए के दो कंपोनेंट होंगे, राइट और ऊपर, और राइट वाला भी, राइट में जितना होगा वो भी पॉजिटिव होगा, ऊपर जितना होगा वो भी पॉजिटिव होगा। सिमिलरली वेक्टर बी का दो कंपोनेंट होगा, लेफ्ट और ऊपर, और वो भी लेफ्ट वाला भी क्या होगा प्लस, ऊपर वाला भी क्या होगा प्लस। वेक्टर सी का दो कंपोनेंट होगा, लेफ्ट और नीचे, लेफ्ट में जितना होगा वो भी क्या होगा प्लस, और नीचे जितना होगा वो भी क्या होगा प्लस। वेक्टर डी का दो कंपोनेंट होगा, राइट होगा और नीचे, और राइट में जितना होगा वो भी क्या होगा प्लस, और नीचे भी कितना होगा उतना भी क्या होगा प्लस। यही सही है, हाँ यही सही है। ठीक है, अगर तुमको मेरी बात इतनी समझ में आ गई है तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोगों को ये बात पता ही नहीं होती है, छोटी सी बात है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हम लोग कंपोनेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। आज की क्लास में ये सब कुछ हमारा कंप्लीट होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर कोई भी बात मेरी कम समझ में आई हो इस टॉपिक की, तो आप लोग रिकॉर्डिंग को पीछे जाके देख के दोबारा उसको सुने, ध्यान सुने, सिंसियरली सुने, बिल्कुल समझ में आएगा, प्रॉपरली सब कुछ समझ में आएगा। अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो ना समझ में आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।